आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर में कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया यानी कि समकालीन दक्षिणी भारत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है 2024 और 25 के हिसाब से लेक्चर सीरीज होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस ऐप पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाती है। तो उसके आगे हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। तो अगर आप पूरे चैप्टर के अंदर देखोगे तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्री ऑफ द रीजन। वी विल इंट्रोड्यूस द रीजन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ सम बिग कंट्री इन दिस रीजन। इस पूरी की पूरी बुक के अंदर क्या समझाने की कोशिश करी गई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्लास 12th की पॉलिटिकल है तो पूरी तरीके से इंडियन बेस्ड है, बस क्योंकि ये वर्ल्ड पे है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है बचपन में MBA। बचपन में MBA अगर आपको याद रहा तो आपको ये याद रहेगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश वो कौन से हैं और उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। बी मीन्स अगर आप देखो तो बी से बांग्लादेश, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। चा से चीन है यानी कि चाइना है। पा से पाकिस्तान है, ठीक है जी। एन से नेपाल है शॉर्टकट में। एम से म्यांमार लिख लो या मालदीव लिख लो। फिर दूसरे एम से मालदीव लिख देता हूँ मैं। फिर यहाँ से आ जाता है भूटान आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आ जाता है अफगानिस्तान। तो इस तरीके से आपको सिलेक्टेड कंट्री पता चल गई। इन बचपन में MBA से हमें समझ में आ गया कि कौन कौन सी कंट्री भारत की पड़ोसी मुल्क में आती है और बचपन में MBA से रिलेटेड हम बातें करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पूरे के पूरे आपके जितने भी ये देश हैं उन देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसी है, उन देशों का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट या वाद विवाद कैसा है, उन देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है, सहयोग, वो इंडिया के साथ कैसा है। बेसिकली हम बात करेंगे हिस्ट्री इसके बारे में कि उनकी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था वो किस तरीके से बना, और उसके बाद अगर वो कंट्री हमारे साथ व्यापार कर रही है तो क्या हमारा उनके साथ पास्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात रही थी, क्या कभी इतिहास में ऐसा रहा कि उनके साथ हमारे विवाद रहे। दूसरा फिर हम इसमें सहयोग की बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा ऑल ओवर जो हमें इस बुक में समझाने की कोशिश करी गई है। तो 4-5 कंट्रियां हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे, तो इसलिए वीडियो लेक्चर सीरीज अलग अलग बनेगी। ये पहला पार्ट हम समझ रहे हैं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, तो ये कंट्रियां हैं। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तान से शुरू करेंगे। द डोमेस्टिक एंड द मिलिट्री इन द पाकिस्तान। वर्तमान समय में देखें तो पाकिस्तान का ये हिस्सा इतना बड़ा है। इसकी कैपिटल की बात करें इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद अगर आप देखने की कोशिश करें तो कराची सबसे बड़ा शहर वहाँ पे है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू बहुत ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पे। सिंधी और उसके बाद मुजहरानी जो भी है, बलोच, अदर लोग, एथनिक कम्युनिटी यानी कि अलग अलग जातीय लोग अलग अलग रहते हैं यहाँ पे। धर्म की बात करें तो इस्लामिक धर्म सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, विधानसभा है, सेम इनके अंदर भी यही चीज़ है। इंडिपेंडेंट यूनाइटेड किंगडम से इन्हें 14 अगस्त 1947 को मिली थी। इस्लामिक रिपब्लिक सही तरीके से इन्होंने 23 मार्च 1956 में इन्होंने इस्टेब्लिश करा था। तो ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए जो NCERT में नहीं है। बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग हुआ था। पहले गवर्नर जनरल ये बनाए गए थे ऑफिशियल रूप पे, लेकिन जब देश में सही तरीके से संविधान लागू करा गया, ऑफिशियल तो नहीं लेकिन सही तरीके से मैं कह सकता हूँ, उस टाइम पीरियड पे सिकंदर अली मिर्ज़ा देश पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड पे मोहम्मद अली जो हैं जिन्ना, जिन्हें हम बोलते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट आपके राष्ट्रपति अली मिर्ज़ा हैं और उसके बाद आपके मोहम्मद अली उस टाइम पीरियड में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो सिकंदर अली मिर्जा जो थे वो पहले आपके क्या कहते हैं? हेड बन जाते हैं, यानी कि पहले देश के राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरे राष्ट्रपति फील्ड मार्शल थे अयूब खान, जिनको हम सेकंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं। उनके ड्यूरेशन के टाइम पीरियड पे आप कहोगे कि दूसरे PM बने होंगे। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या रही वो समझाता हूँ। अगर आप नोटिस करें तो जब भी राष्ट्रपति बनता है ना, तो राष्ट्रपति हमेशा फील्ड मार्शल जनरल ही बनता है। और वो जब फील्ड मार्शल जनरल बनता है तो जिस टाइम पीरियड पे राष्ट्रपति अपनी अच्छी फॉर्म में होता है, अपनी पावर में होता है, पकड़ में होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री की बहुत कम चलती है। कभी कभार प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा चलती है,
राष्ट्रपति की कुछ भी नहीं चलती है। तो ये बड़ा इशू रहा, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है, जो आपको अलग से नोट डाउन करने की ज़रूरत है, वो ये है कि किस टाइम पीरियड पे राष्ट्रपति कौन था और किसकी ज़्यादा चल रही थी, और किस टाइम पीरियड पे प्रधानमंत्री कौन था, किसकी ज़्यादा चल रही थी, ये हमें जानना ज़रूरी है। अब अयूब खान के टाइम पीरियड पे अगर हम देखें तो अयूब खान का टाइम पीरियड 1958 से लेकर 65 के बीच में था, और अगर आप देखें तो उस टाइम पीरियड पे प्रधानमंत्री था ही नहीं, और नहीं है तो इट मीन्स दैट इस समय फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की ही चल रही है। और अगर आप मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा देखें तो उस टाइम पीरियड पे एक टाइम पीरियड पे मोहम्मद अली जिन्ना थे, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस समय राष्ट्रपति की ज़्यादा चल रही थी। लेकिन 1960 और 1958 से लेकर 65 तक तो पावर में काफ़ी हद तक ये रहे थे। तो ये थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है। एंड देन उसके बाद 1969 के अंदर आप कहेंगे फील्ड मार्शल अयूब खान ने रिज़ाइन दिया, और जनरल याहिया खान जो थे वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के एक नए राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे प्रधानमंत्री की पोस्ट अवेलेबल थी, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक जनरल रहेगा, जब तक मेजर जनरल रहेगा, जब तक हमेशा पाकिस्तान के अंदर मेजर जनरल की ही चलती रहेगी। ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। जनरल अयूब खान की अच्छी बात ये थी कि जब ये पावर में आए थे 1958 के अंदर, तो ये देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर भागदौड़ को संभालते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स भाई पहली बार मिलिट्री शासन नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी शासन हो रहा है तो जनता प्रोटेस्ट करेगी। तो इस बार भी इनको प्रोटेस्ट करा गया था और इनको पावर से हटा दिया गया था। जब हटा दिया गया था तो आप कहेंगे कि 1969 के अंदर ये रिज़ाइन दे देते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद 1969 के अंदर जनरल याहिया खान जो है पावर में आते हैं, और 1971 तक ये पावर में रहते हैं, 2 साल तक पावर में रहते हैं। लेकिन इन्हीं के टाइम पीरियड में ही बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था। यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, जो ईस्ट पाकिस्तान, जो 1971 के टाइम पीरियड में बना था, ये हम जब बांग्लादेश वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1971 के अंदर अगर आप देखो तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपके जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जनरल याहिया खान के टाइम पीरियड पे बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, इंडिया ने मदद करी थी और बांग्लादेश को 1971 के अंदर वॉर लड़वा के बांग्लादेश को जिता दिया था। तो ये किस टाइम पीरियड पे होता दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जनरल याहिया खान जब थे, जब उनके टाइम पीरियड में ये युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो जनरल याहिया खान का कार्यकाल बड़ा खराब रहा, आप जरूर याद रखना। मार्च 23 1969 से लेकर 20 दिसंबर 1971 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। दैट इज़ वाई बांग्लादेश क्राइसिस इन्हें देखने को मिला। अब जैसे ही बांग्लादेश 1971 के बाद आज़ाद हो जाता है, देश में नए प्रेसिडेंट बांग्लादेश में बन जाते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तो फिर इस वाले वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे इलेक्शन होता है, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर चौथे जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दिसंबर 1971 से लेकर 73 तक 2 सालों तक इलेक्शन मतलब पावर में रहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स राष्ट्रपति की पोस्ट खाली रहती है। 73 के अंदर फजल इलाही चौधरी आते हैं, 1978 तक 5 साल तक पावर में रहते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो पीएम की पोस्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों ये वाली चीज़ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, किताबों में उस तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है, लेकिन बच्चा कितना भी पढ़ लेता है समझ में नहीं आता कि कब वो पीएम बना, कब वो प्रेसिडेंट बना, कब जनरल की पोस्ट आ रही है, कब कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा कौन चला रहा है, नहीं समझ में आता। तो इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सारे टाइमलाइन लिखते चलिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि 1971 से लेकर 77 तक वो बंदा पावर में रहता है, कौन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि वो राष्ट्रपति कब बनते हैं, राष्ट्रपति जब होते हैं तो कौन से पावर में रहते हैं, कितने साल तक रहते हैं, और जब वो पीएम बनते हैं तो तब कितने सालों तक रहते हैं, ये नहीं लिखा हुआ। बस ये लिखा हुआ है कि इस टाइम तक रहते हैं। तो ये जानना जरूरी है ना भाई, तो इसलिए हम पाठशाला में पढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइमलाइन काफ़ी अच्छा रहा। जनरल याहिया खान ने बांग्लादेश का क्राइसिस हरवाया। बांग्लादेश के 90,000 सैनिकों को छुड़वाने वाला व्यक्ति जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और इन्होंने हमारे देश की पीएम, जिसे शेरनी बोला जाता है, इंदिरा गांधी, उनसे शिमला एग्रीमेंट करा था इन्होंने, और अपने सैनिकों को जय तैसे करके बताया। लेकिन ऑफकोर्स फिर इनसे पावर छीन ली जाती है, और जनरल मोहम्मद जिया उल हक जो है वो नए क्या बनते हैं दोस्तों, नए राष्ट्रपति बनते हैं। ये कब की बात हो रही है, अब बात हो रही है वेस्ट पाकिस्तान की।
क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन गया है। अब जियाउर रहमान जो थे, जिया-उल-हक 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर से हटते हैं तो जनरल जिया-उल-हक पावर में आते हैं, और जिया-उल-हक आप देख सकते हो काफ़ी हद तक भुट्टो के बाद पावर को चलाते हैं। लेकिन इनके खिलाफ 1982 के अंदर फिर से लोकतंत्र की स्थापना सही से ना होने की वजह से इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चलाया जाता है, और फाइनली वहाँ पे डेमोक्रेसी का मूवमेंट शुरू होता है, और मेजर जनरल जिया-उल-हक को 1988 के अंदर हटा दिया जाता है। और 1988 के बाद आप देखोगे बहुत सारे राष्ट्रपति आए, बहुत सारे पीएम चुन के आए, और उसके बाद तो भैया पीएम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो भी पीएम आ रहे थे ना, कभी 2 साल के लिए, कभी 1 साल के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी 3 साल के लिए। दैट इज वाई एनसीईआरटी के अंदर 1989 के बाद ना थोड़ा सा टाइमलाइन को आगे कर दिया है। तो ये सारे राष्ट्रपति बने हुए हैं, वो सारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इतना हम याद नहीं रख सकते, लेकिन हम इतना याद रखना है कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी 1989 में जैसे जिया-उल-हक पावर से हटते हैं तो 1989 से लेकर 1997 तक जो इनकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इनके पिताजी की पार्टी थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी ये, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, ये काफ़ी हद तक 1988 से लेकर 1997 के बीच में कभी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते थे और कभी आपकी बेनज़ीर भुट्टो जो है वो प्रधानमंत्री बनती हैं। चुनाव के लोकतंत्र का चरण 1999 तक चला, जब सेना ने फिर से कदम रखा, और मतलब ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे आर्मी की नहीं चल रही थी। 1997 तक आर्मी की नहीं चल रही थी, लेकिन 1997 के बाद एक व्यक्ति आता है 1999 में, वो है जनरल परवेज मुशर्रफ। अगेन ये राष्ट्रपति होता है पर जनरल होता है, और 2008 तक आप देख सकते हो पावर में रहता है। इस टाइम पीरियड पर जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे वो जनरल के सामने नहीं टकरा सकते, समझ रहे हो, क्योंकि जब तक जनरल प्रेसिडेंट बनेगा तो जनरल की ही चलेगी पाकिस्तान में। इसलिए क्वेश्चन बनता है ये, क्या बताइए कि ऐसा क्या कारण होता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सही से एस्टैब्लिश नहीं हुई। तो उसका रीजन है सोशल डोमिनेंस। पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का, क्लर्जी ग्रुप का, बड़े बड़े जमीन माफियों का, उनका बड़ा बोलबाला रहता है। दूसरा, इंडिया के अंदर प्रो मिलिट्री ग्रुप जो है वो हमेशा एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ करते रहते हैं, पाकिस्तानी इंडिया के साथ करते रहते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष ने समर्थक सेना समूह को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात रहती है कि हमेशा पाकिस्तान इंडिया से बोलता है कश्मीर हमें चाहिए, ये हिस्सा हमें चाहिए, तो वहाँ पे हमेशा मिलिट्री जो ग्रुप है ना वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो इसी वजह से वहाँ पे कभी ये चीज़ खत्म नहीं हो पाई, इंटरनेशनल सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं वो कहती है कि यहाँ पे मिलिट्री ऑथराइजेशन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सैन्य शासन है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, ये देश चल रहा है, अगर वहाँ पे पाकिस्तान मतलब मिलिट्री का शासन नहीं हुआ तो देश में सिविल वॉर हो सकता है। पांचवा कारण ये बताया जाता है कि वेस्टर्न कंट्री बोलती है कि जैसे आसपास की कंट्री सीरिया, ईरान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम बने रहना चाहिए। तो ये एक रीज़न है जो पेपर में आते हैं। 2018 में सही तरीके से इलेक्शन हुआ था, 22वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान शरीफ बने थे, फिर बाद में नवाब शरीफ बन गए थे कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन 2018 के इलेक्शन में मैं कह सकता हूँ कि अच्छी तरीके से बने थे पीएम, लेकिन पावर ढंग से चला नहीं पाए। दैट इज़ वाई शहबाज शरीफ करके 23वें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अभी देखो ये कब तक पावर में रहते हैं। इंडिया के साथ भारत का और पाकिस्तान का रिलेशन बड़ा गंदा रहा है। 1947 में आज़ादी से लेके पार्टीशन तक ये सारे रीज़न हमने पहले भी पढ़े हुए थे। विभाजन के बहुत परिणाम गंदे हुए थे जो हमने अपने पॉलिटिकल के पहले चैप्टर में पढ़ लिए थे। विभाजन के परिणाम बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ये सारे रीज़न हम बता सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो है कश्मीर मुद्दा। आपने डायलॉग सुना होगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये डायलॉग इसलिए कि कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा था, पार्टीशन के दौरान इस पर सही तरीके से बातचीत नहीं हो पाई। दैट इज़ वाई आज भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर मुद्दा बना रहता है। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल। सियाचिन ग्लेशियर अगर आप देखो तो 5000 से 3000 मीटर के स्क्वायर की हाइट पे 70 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। -70 डिग्री टेम्परेचर वहाँ चला जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान सोचता है कि इसमें से कितना हिस्सा जो है हम अपने अंडर में कर ले, और जबकि वहाँ पे सैन्य टुकड़ी जो भारत की है वो हमेशा तैनात रहती है।
तो सियाचिन ग्लेशियर भी एक मुद्दा रहता है कि इस पे स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल किसका है, ये बड़ी दिक्कत रहती है। आर्म्स रेस हमारा उनसे हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है कि आर्म्स रेस में 1998 के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करी थी, तो उसके बाद चेगाई के अंदर पाकिस्तान ने भी कर दी। तो ये बड़ा इशू रहता है हमारा कि कौन ज़्यादा हथियार बना सकता है। पानी के डिस्प्यूट के लिए वाटर डिस्प्यूट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो नदी का पानी है उसका पानी आसाम को कितना मिल रहा है और फिर दूसरी कंट्री को कितना मिल रहा है, मतलब जब वो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और इंडस का सबसे ज़्यादा पानी पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स पानी के शेयरिंग के लिए डिस्प्यूट रहता है। फिर से शेर खीर करके सर क्रीक करके जो यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे आपका पाकिस्तान, यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे पाकिस्तान के बीच में जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो थोड़ा सा दलदली वाली जगह है, वो किसका होना चाहिए। बाउंड्री क्लेम बाय द इंडिया, बाउंड्री इंडिया ये क्लेम करती है जबकि पाकिस्तान ये क्लेम करती है। तो इस पे बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा भी बन सकता है आने वाले टाइम पीरियड पे, देखो क्या होता है। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंसी है वो भारत के अंदर एंटी कैंपेन चलाती रहती है, मतलब भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसी चीज़ें वो करते रहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ब्लेम करता है कि वो बलूचिस्तान और सिंध लोगों को ट्रबल में डालते हैं। ये कौन बोलता है? पाकिस्तान बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे कश्मीर में मिलिटेंट भेजता है और टुकड़े करवाने की बात करता है। ऐसा बहुत चीज़ें हमने एविडेंस के बिहाफ पे देखी है। तो ये चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है हमारे इशू हैं। संबंध को सुधारने के लिए हमने ट्रेड अच्छा करा। दूसरा, आसपास पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अगर कोई व्यापार बिजनेस करने या घूमने आना चाहता है तो वीज़ा में थोड़ी बहुत हमने छूट देनी चालू करी। इंटरनेशनल समिट हम इनके इंटरनेशनल लीडर्स के साथ करते रहते हैं। चौथा, बस और ट्रेन की सर्विस दोनों कंट्री के बीच में करी गई। समझौता एक्सप्रेस अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे करा गया था। वर्तमान समय में ये रेलवे समझौता एक्सप्रेस आज भी चलती आ रही है। दूसरा, हमने बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारी डोमिनेंट पर्सनालिटी, राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, इन लोगों को, सिंगर्स को हमने अपनी कंट्री में बुलाया, सम्मानित करा और हमने इनके साथ कल्चर भी एक्सचेंज कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक संबंध को अच्छा बनाने के लिए है। तो ये था पूरी तरीके से पाकिस्तान से रिलेटेड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनका हमारे साथ किस तरीके से तनाव या संघर्ष था, और प्लस हमने उनके साथ व्यापार बिजनेस को किस तरीके से करने की कोशिश करी हुई है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। एंड तक आ गए देखते थे वीडियो को तो लाइक करने मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।